बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हालात। मैं हूं सईद चौधरी। कौमी असम्बली में इलेक्शंस एक्ट 2017 में तरमीम का बिल पेश कर दिया गया है। क्या पार्लियामेंट और हुकूमत सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले को गैर मौसर बनाने में कामयाब हो जाएगी जिसमें मखसूस नशिस्तें पीटीआई को देने का हुक्म जारी किया गया था, और फिर इमरान खान की जेल से जो चीखें हैं वो जीएचक्यू तक पहुंच गई हैं। जीएचक्यू की तरफ से क्या जवाब आया है, ये दो मौजूआत हैं जिन पर हम बात करेंगे। और फिर मुझे जो इत्तला आई है पीटीआई के अंदर से वो ये है कि जनाब जो बुशरा बेगम है ना, वो बेचारी पंचिंग बैग बनने वाली है, उनके साथ बुरा होने वाला है। जो हम तक खबर पहुंची है वो हम आपकी गोशगुजार कर देंगे। वो आपको याद होगा कि इमरान खान ने 2 दफ़ा पैगाम भेजा है। एक दफ़ा उमर यूब के ज़रिए पैगाम भेजा है जनाब कि फ़ौज जो है वो न्यूट्रल हो जाए, और दूसरी दफ़ा वाज़े तौर पे आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के नाम पैगाम भेजा गया अलीमा बाजी के तवस्सुत से, और उसमें ये कहा गया था कि जनाब इमरान खान ने पैगाम दिया है आसिम मुनीर को कि हम तो रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं और आप न्यूट्रल हो जाएं, ये उन्होंने कहा था। तो इस पर भी लाग भी मैंने किया था और इनके जो पुराने बयानात हैं उनके भी हवाले दिए थे। अब इमरान खान ने जो वहाँ मीडिया के अरकान जेल में होते हैं, उनका जो केस चल रहा है वो नैब वाला 190 मिलियन पाउंड वाला, तो उसकी समाअत के दौरान उन्होंने जो मीडिया के अरकान के साथ, सहाफ़ियों के साथ गुफ्तगू की है, तो उसमें उन्होंने वाज़े तौर पे ये कहा है कि जनाब हम मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, फ़ौज अपना नुमाइंदा मुकर्रर करे। और फिर खान साहब फरमा रहे हैं कि हमने कभी फ़ौज पर इल्ज़ामात लगाए ही नहीं, हमने तो सिर्फ तनकीद की है, और तनकीद जो है ये जमहूरियत का हुस्न है, ये खान साहब फरमा रहे हैं। और फिर वो ये कहते हैं नून लीग और पीपल्स पार्टी के साथ क्या मुज़ाकरात करें इनकी हुकूमत के साथ, ये तो फार्म 47 की पैदावार है, यानी वो मान ही रहे इनको कि ये हुकूमत है। और वो ये भी बता रहे हैं कि जो मुज़ाकरात हैं वो हमारे मुतालबे क्या हैं। उन्होंने पहला मुतालबा ये है कि हमारा जो चोरीशुदा मैंडेट है वो हमें वापस किया जाए, और दूसरा ये है कि हमारे कारकुनों को रिहा किया जाए और उनके खिलाफ जो मुकदमात हैं वो ख़त्म किए जाएँ, और तीसरा मरहला वो कहते हैं जनाब शफाफ इलेक्शन का होगा। भाई मेरे, आप तो कहते हैं पता नहीं 180 कितनी सीटें आप जीते हुए हैं, अगर आपको चोरीशुदा मैंडेट आपको मिल जाता है तो फिर इलेक्शन की क्या ज़रूरत है, फिर इलेक्शन की तरफ क्यों जाना है। ये अगर आपका पहला, यानी ये पहले मुतालबे से शायद पहले ही दस्तबरदार हो गए, या फिर इनको ये पता नहीं चल रहा कि जनाब क्या मुतालबा करना है, क्या मुतालबा नहीं करना। ये बैठे बैठे इनके दिमाग में जो बात आ जाती है वो मीडिया के जो लोग होते हैं वहाँ सहाफ़ी जो होते हैं उनके साथ ये फरमा देते हैं, गुफ्तगू कर देते हैं, और वो खबर चलती है और हेडलाइन चलती रहती है जनाब ये वो। इमरान खान को एक मलका हासिल है गुफ्तगू का, वो इस अंदाज में बात करते हैं जो पुराने झूठ होते हैं उन पे इस अंदाज में यू टर्न लेते हैं कि बाहर ये लगता है जनाब खान साहब ने पहले तो शायद ये बात की नहीं है। ये जो कह रहे हैं कि हमने कभी फ़ौज पे इल्ज़ाम ही नहीं लगाया, तो आप लोगों को याद होगा कि जब ये वज़ीराबाद में इन पे कातलाना मुबैना कातलाना हमला हुआ तो, और उस वक्त ये लगे हुए थे इस बागडोर में कि किसी तरीके से आसिम मुनीर को आर्मी चीफ बनने से रोका जाए। और अब जो बहुत सारी चीज़ें खुल के सामने आ रही हैं, फैज़ हमीद के साथ राब्ते शाब्ते जो रऊफ़ हसन पे कल मैंने भी लाक किया था, वो भी चीज़ें सामने खुल के आ रही हैं कि अभी तक वो इनको डायरेक्शंस देते हैं, राब्ते हैं इनके साथ, मेरी बात करवा दें इमरान खान के। और फिर दूसरी जो बात है ना, जो मीडिया सेल पे, एक तो रऊफ़ हसन वाली वो मैंने कल के भी लाग में तफसीलात बयान की थी, जो मीडिया सेल पे छापा मारा है ना जीआईटी ने, ऐसे शवाहद हाथ लगे हैं जीआईटी के जिनसे ये पता चलता है कि ये बयानिया जो है ना, ये आम वर्करों का बयानिया नहीं है, सोशल मीडिया टीम का बयानिया नहीं है, ये कहीं और से बन के आता था। ये मुल्क दुश्मन बयानिया, फौज के खिलाफ बयानिया, अदलिया के खिलाफ बयानिया, इसमें इमरान खान साहब भी मुलव्वस हैं और कोई और लोग भी मुलव्वस हैं, बाहर के लोग मुलव्वस हैं इसमें। ये बहुत सारी चीज़ें जल्द खुल के सामने आ जाएंगी। और जो इमरान खान साहब ये फरमा रहे हैं, मैंने तो कभी इल्ज़ाम ही नहीं लगाया। मैंने अर्ज़ किया कि जो वज़ीराबाद वाला जब इन पे हमला हुआ था तो ये किस पे मुकदमा दर्ज करवाना चाह रहे थे, बार बार ये कह रहे थे। उस वक्त वज़ीर आला पंजाब जो थे इनके अपने थे चौधरी परवेज़ इलाही साहब, और उन्होंने ये बयान भी दिया था जनाब आप बताएं किसको हम SHO लगाएं वहाँ पे, आप अपनी मर्जी की दरख्वास्त दे के वहाँ वो मुकदमा दर्ज करवा लें। ये किसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाना चाह रहे थे? ISI के DGC फैसल नसीर नामजद मुकदमा उनके खिलाफ दर्ज करवाना चाह रहे थे। शहबाज शरीफ के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज करवाना चाह रहे थे। उस वक्त के वज़ीर दाखिला के खिलाफ
नामजद मुकदमा दर्ज करवाना चाह रहे थे। ये कह रहे हैं जनाब फौज के साथ तो जनाब हम तो सिर्फ तनकीद करते हैं फौज की कभी। ये अपने ऊपर जो कातलाना हमला है जो फैसल नसीर साहब को जो है ये फंसाना चाह रहे थे। और दूसरा इनका एक ट्वीट जो है वो हम आपको दिखा रहे हैं, इनका जो ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट है वहां उसमें ये पड़ा हुआ है। उसमें ये कहते हैं जनाब सारी कौम को पता है कि जनरल आसम मुनीर जो है ना वो इस मुल्क को चला रहा है। और वो ये कहते हैं कि आसम मुनीर ने मुझे तोड़ने के लिए तोशाखाना रेफरेंस में बुशरा बीबी को सजा दिलवाई। और तीसरी बात जो वो कह रहे हैं वो बहुत खतरनाक बात है, मुझे और मेरी बीवी को कुछ होता है तो जनरल आसम मुनीर इसके जिम्मेदार होंगे। यानी ये कि अगर जो कहते हैं ना कि वाकया से पहले एक FIR दर्ज हो जाती है ना, मुझे ये खदशा है, तो जैसे बेनज़ीर भुट्टो ने एक दरखास्त दी थी कि ना मुझे खदशा है कि मुझे कुछ हो गया तो ये लोग जिम्मेदार होंगे, उसी तरह की ये FIR दर्ज करवाना चाह रहे हैं कि मुझे और मेरी बीवी को कुछ हुआ तो जिम्मेदार कौन होंगे? आसम मुनीर साहब। ये देख रहे हैं आप ट्वीट, क्या ये तनकीद है? ये इल्ज़ाम है और खुली खुली मुखालफत है। और ये कह रहे हैं ना हम तो कभी इल्ज़ाम लगाते नहीं। और जो पहले ये कहा करते थे कि जनाब जो न्यूट्रल तो जानवर होता है, अब कह रहे हैं कि जनाब न्यूट्रल हो जाओ। कभी मीर जाफर कहते थे, वो जो न्यूट्रल कहते थे आप न्यूट्रल ना हो। और ये भी इन्होंने फरमाया था कि अल्लाह ताला न्यूट्रल होने की इजाज़त नहीं देता। उस वक्त इन्होंने बहुतान बांधा था या अब बहुतान बांध रहे हैं? उस वक्त ये सही फरमा रहे थे या अब सही फरमा रहे हैं? अल्लाह ताला का नाम लेके ये फरमा रहे थे कि अल्लाह ताला जो है वो इजाज़त ही नहीं देता न्यूट्रल होने की, और न्यूट्रल तो जानवर होता है। ये खान साहब फरमाया करते हैं। अब ये कह रहे हैं जनाब आप न्यूट्रल हो जाए। न्यूट्रल क्या हो जाए? ये कह रहे हैं कि जनाब साढ़े वाला हो, सानू साड़ा मैंडेट वापस करवाओ, मुबैना तौर पर चोरीशुदा मैंडेट जिन्होंने कहते हैं वो सानू दिलवाओ। अगर खान साहब के साथ या PTI के साथ मुज़ाकरात के लिए वो अपना नुमाइंदा मुकर्रर कर देते हैं तो ये तो सीधी सीधी हलफ की खिलाफ वर्जी होगी। फौज का हर जवान और अफसर जो है एक हलफ उठाता है जिसमें वो कहता है जनाब मैं सियासत से दूर रहूंगा। ये उनको सियासत में घसीट रहे हैं। कल को फिर ये कहना शुरू कर देंगे देखें जनाब अपने हलफ की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, ये जनाब क्या आर्मी चीफ है, ये तो जनाब सियासत में इन्वॉल्व हो गया। और अपने खिलाफ जब तहरीक एतमाद आई थी तब ये कह रहे थे जनाब न्यूट्रल तो जानवर होता है, आप आएँ बाजवा साहब मुझे बचाएं, मेरी हुकूमत को बचाएं, जैसे पहले बचाते रहे, जैसे वो बजट पास करवाते रहे, जैसे बिल पास करवाते रहे। तो ये खान साहब का इस तरह का किरदार है। ये जो मैं कह रहा हूँ कि इमरान खान चीखे चूखे मार रहे हैं और इनकी जो चीखें हैं वो GHQ तक पहुँच भी गई हैं और वहाँ से जवाब भी आ गया है। ये चीखें ऐसे नहीं मार रहे, इनको समझ आ गई हुई है कि जनाब जान नहीं छूटनी ऐसे, और जान छुड़ाने के लिए ये किस हद तक जा सकते हैं PTI वाले। ये बुशरा बेगम जो हैं उनको पंचिंग बैग जो है ये बना सकते हैं। वो मैं क्यों कह रहा हूँ, अब ये कह रहे हैं कि जनाब मेरी बीवी के मुझे तोड़ने के लिए जो मेरी बीवी जो है उसको सजा दिलवाई गई वो तोशाखाना केस में, ये कह रहे हैं। तो इनकी बेगम के खिलाफ जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में रिकॉर्ड पेश हुआ है उसमें जनाब उन्होंने ये बताया है कि जो 9 मई से मुतलका मुकदमात हैं 11 मुकदमात उनमें उनको नामजद किया जा चुका हुआ है। वो इमरान खान की तरफ बराबर की मुलजमा है उसमें, और उसमें दफ़ा 121 भी लगी हुई है जो फौज के अंदर बगावत पैदा करने की कोशिश करना या रियासत के साथ लड़ाई करना, ये सारी दफात जो है ये उसमें लगी हुई हैं। जो पहला मुकदमा है उसमें लगी हुई हैं, और उसकी या साजिश तैयार करना या कोशिश करना उसमें उम्र कैद भी है, सज़ाए मौत भी है। बड़े संगीन इल्ज़ामात हैं और बुशरा बेगम पर भी वो इल्ज़ामात हैं। और दूसरा जो मैंने कल रऊफ हसन वाली बात की थी, तो अब ये पता चला है कि रऊफ हसन साहब ने ये कहा है कि जनाब मैं तो PTI का कोई वर्कर शर्कर या मेंबर शेंबर नहीं हूँ, मैं तो भाईजान तनख्वाहदार मुलाजम हूँ। जो इमरान खान साहब कहते रहे हैं मुलाजम के तौर पे मैं करता रहा हूँ, और जहाँ बनती थी मेरी मुदाखलत या मेरा मशवरा वो मैं देता रहा हूँ कि जनाब आप आमिर फारूक के ख़िलाफ़ जब इन्होंने कहा कि जनाब आप उनके खिलाफ़ कंपेन शुरू करें, मैं पेश होने वाला हूँ, तो वो मैंने कह दिया था जनाब अदलिया के खिलाफ़ कंपेन नहीं करनी चाहिए। रऊफ हसन साहब कहते हैं मैं तो पता नहीं 7.5 कितने लाख रुपए पे वहाँ मुलाजम हूँ, ये रऊफ हसन साहब फरमा रहे हैं। और दूसरी जो बात मैंने की है बुशरा बेगम वाली, तो मेरी एक साहब के साथ बात हुई। एक तो वो साहब हैं जो आला ओहदे पे फायज़ हैं लेकिन उनके दिल में इमरान खान की मोहब्बत है किसी हद तक। तो वो फरमा रहे थे
कि इमरान खान जो है ना, ये तो एक मासूम आदमी है, इसका कसूर ही कोई नहीं। यानी जो कुछ भी हुआ है इनके टेन्योर में, लूट मार हुई है, हीरो के वो जो अंगूठियाँ आई हैं, नेकलेस आए हैं, तोशाखाना में चोरियाँ हुई हैं, लाखों रुपए का डिनर सेट 30,000 में ले गए हुए हैं, करोड़ों की गाड़ियाँ जो हैं वो लाखों में अदायगियाँ करके ये ले गए हुए हैं, जो भी है। और इस मुल्क में जो सी पैक का बेड़ा कर रखा हुआ, जो भी हुआ, फरागोगी जो करती रही हैं, जो इल्ज़ामात हैं, वो कहते नहीं नहीं खान साहब तो एक मासूम आदमी है, इनका कोई कसूर नहीं, इनको ख़राब किया है जनाब बुशरा बेगम ने। ये सारा किया धरा जो है ये बुशरा बेगम का है। और आप एक दो दिन से ये देख रहे होंगे कि बुशरा बेगम के हवाले से जो इनके लोग हैं, सहाफ़ी, इमरान खान के करीब समझे जाने वाले सहाफ़ी, वो जो लूट मार हुई थी वो उसके इल्ज़ामात बुशरा बेगम को दे रहे हैं। और अलीमा बाजी के बारे में कल मैंने कहा था कि कुछ लोग ये कहते हैं कि जनाब C2 की मैंने बात की थी, तो अलीमा बाजी भी अब ये इस तरफ आगी हुई हैं कि जो मेरे भाई के साथ हो रहा है, जो सलूक हो रहा है, या मेरे भाई की जो नाकामियाँ हैं, उसकी वजह बुशरा बेगम है। और मैंने एक दफ़ा बहुत पहले ये भी लाक किया था कि जब इमरान खान साहब फंसेंगे ना, तो ये भी बुशरा बेगम पे इल्ज़ामात लगाएंगे कि ना मेरा कोई कसूर नहीं है, मेरा बुशरा बेगम के साथ मेरा तो कोई मशवरा नहीं होता था, मुझे नहीं पता बुशरा के बेगम क्या कर, ये सारा मामला जो तोशाखाना का मामला, इधर उधर की चीज़ें हैं, ये बुशरा बेगम देखा करती थी, मैं तो देखता ही नहीं था। और उस वक्त मैंने एक मिसाल भी दी थी, बंदरिया की मिसाल दी थी कि बंदरिया जो है उसका बच्चा मर भी जाए ना, उसको अपने सीने के साथ लगा के फिरती रहती है, लेकिन जब उसके पाँव जलते हैं ना धूप में, तो अपने बच्चे को ही अपने पाँव के नीचे रख लेती है। तो खान साहब ऐसा करेंगे ये मैंने कहा था, और अब मुझे वो मौका आता हुआ नज़र आ रहा है कि ये सारे लोग जो हैं, इनका जो मीडिया है, ये बुशरा बेगम के पीछे पड़ने वाला है। और दूसरी जो बात मैंने अर्ज़ की है कि GHQ से जो पैगाम, इसका जवाब आया है, वो ISPR ने एक पैगाम दे दिया है। वो पैगाम क्या दिया है कि जो लेफ्टिनेंट कर्नल रिटायर्ड हैं अकबर सैन साहब, उनका कोर्ट मार्शल हो गया है, उनको सज़ा हो गई है और 14 साल कैद की सज़ा हुई है। और ISPR जो है उसने उसका जो है वो प्रेस रिलीज जारी कर दी है, ऐलान कर दिया कि जब उनको भाई साहब को जो है वो सज़ा हुई है, और वो 10 मई वाला 9 मई वाला जो केस है उसी में उनको सज़ा हुई है। फ़ौज के अंदर बगावत पैदा करने की जो कोशिश की गई, और जो ताज़ीरात पाकिस्तान की दफ़ा 131 जो है इमरान खान के ऊपर भी लगी हुई है, वो उसी के तहत उनको जनाब 14 साल सज़ा जो है वो हुई है। और 26 जुलाई से उनकी जो है ना नौकरी चौकरी ये वो रैंक हैं वो ज़ब्त हो जाएंगे। इससे पहले भी 2 फौजी अफसरों को, रिटायर्ड अफसरों को ये सज़ा हो चुकी हुई है। उसमें एक तो आदिल राजा साहब हैं, उनको भी 14 साल सज़ा हो गई थी, और फिर हैदर रज़ा मेहदी साहब हैं जो कैप्टन थे, उनको भी 12 साल सज़ा हो गई थी, और उनके भी जो रैंक वगैरह हैं वो ज़ब्त हो चुके हैं। तो ये पैगाम आया है कि भाई साहब आप जो कह रहे हैं ना जिन्हें मुज़ाकरात करें और न्यूट्रल हो जाएं, 9 मई की माफ़ी नहीं है, ये पैगाम आया है। आप इसकी टाइमिंग देखें ना, 9 मई वालों के लिए कोई रायत नहीं है, कोई माफ़ी नहीं है। और दूसरी जो बात ये कह रहे हैं जनाब आप नुमाइंदा मुकर्रर करें, इस हवाले से मैं बता दूं कि पैगाम यही है वहाँ से जो आया है कि जनाब खान साहब के साथ कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे, कोई हमारे साथ कोई राब्ता नहीं होना चाहिए। इनका जो डायरेक्शन जारी हुई है, तो मुबैना तौर पर जो डायरेक्शन मेरे ज़राए ये बता रहे हैं कि जनाब खान साहब की किसी बात का कोई जवाब नहीं दिया जाएगा, इस पैगाम का कोई जवाब नहीं होगा। अगर हाँ इतना बता दिया जाए इनको कि आप जनाब एक तो माफ़ी वाली बात वो अपनी जगह पे वो कायम है कि ये माफ़ी मांगे और सिद्के दिल से माफ़ी मांगे, एक बात होगी, ओके हो गया, ठीक है जनाब। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इनको रायतें मिल जाएंगी। माफ़ी ये है कि ये सियासी धारे में वापस आ सकते हैं, इस बात की माफ़ी है। कानून की जो कार्रवाई है वो जारी रहेगी, एक बात होगी। और दूसरी बात यह है कि उन्होंने कहा अगर इन्होंने को मुज़ाकरात करने हैं ना, तो ये अर्जी दें हुकूमत को, हुकूमत में शामिल जमातों को, ये सियासी जमातों के साथ जो है ये नेगोशिएशन करिए। कहना फार्म 47 की पैदावार है, और फार्म 47 ये किसने दिलवाया था इनको? ये तो सीधा सीधा फिर फौज पे इल्ज़ाम है कि जनाब फौज ने जो है वो फार्म 47 बनवाए थे और हमारा मैंडेट चोरी किया था, और उसमें ये इलेक्शन कमीशन को भी शामिल करते हैं, फौज को भी शामिल करते हैं।
ये कहते नहीं जनाब हम तो सिर्फ तनकीद करते हैं खान साहब। तो वो ये पैगाम ये है कि भाई साहब माफ़ी भी मांगें, उसके बाद आप सियासी दायरे में आ सकते हैं, फिर आप दरख्वास्त दें, हुकूमत को अर्जी डालें कि जनाब आए हमारे साथ मुज़ाकरात करें, मैं सियासी दायरे में शामिल होना चाहता हूँ, वगैरह वगैरह जो भी मामला होते हैं वहाँ उनके साथ मुज़ाकरात करें। पीपल्स पार्टी और नून लीग के साथ, जिनको ये कहते हैं जनाब उनके साथ में क्या मुज़ाकरात करूँ, वो तो फार्म 47 वाले, ये भाई जी सूरत बनी हुई है। और बुशरा बेगम का मुझे बेचारी का बड़ा अफसोस है कि उन्होंने बड़े चिल्ले चुल्ले काटे हैं, बड़ी कोशिशें की हैं, और लेकिन वज़ीर आज़म तो बनवा दिया, लेकिन वो वज़ीर आज़म 5 साल तक रख नहीं सकी उन्हें। और अब जो इमरान खान की बहनें और करीबी लोग हैं वो कहते हैं ना पा दो सारा कुछ बुशरा बेगम थे, और बुशरा बेगम पता नहीं किस हद तक इस मामले में संभाल सकदियां ने नहीं संभाल सकदियां, उन्होंने मौकल जेडे है किस हद तक जेडे ने मौसर ने, किस हद तक मौसर नहीं है। और दूसरा ये कि 12 जुलाई को एक जजमेंट आई थी, आपको पता है, सुप्रीम कोर्ट से, और उसमें 13 रुकनी फुल कोर्ट थी। तो 8 जजों ने जो हुक्म दिया था, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की दरख्वास्त थी, और हुक्म ये उन्होंने दे दिया था कि जनाब ये जो सीटें हैं ना मखसूस नशिस्तें ख़वातीन की और अक़लियतों की, ये PTI को दे दी जाए। और फिर जनाब ये कि जनाब उन्होंने जिसने भी ये सर्टिफिकेट दे दिया होगा ना, वो बस्तगी अपनी ज़ाहिर कर दी हुई है। कौमी असम्बली में 39 लोग थे, वो उनको तो आप नोटिफिकेशन कर दें जनाब ये PTI के हैं, और बाकी लोग जो है वो 15 दिन के अंदर अंदर जो हैं वो एक दरख्वास्त देंगे, बयान अल्फी देंगे इलेक्शन कमीशन को, जनाब मैं PTI के बंदा हूँ, वो 41 लोग हैं कौमी असम्बली में, तो जनाब मैं PTI का बंदा हूँ। तो फिर वो एक नोटिस जारी करेंगे PTI को, इलेक्शन कमीशन वाले 7 दिन के अंदर अंदर वो जो नोटिस होगा उसका जवाब दिया जाएगा, हाँ जी हमारे ही बनते हैं, और फिर 15 दिन के अंदर उनका भी नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा। और फिर जब ये तादाद पूरी हो जाएगी तो फिर फिर ये मखसूस नशिस्तों की एक फहरिस्त देंगे ये PTI वाले कि जनाब ये मखसूस नशिस्तें जो अक़लियतों की और ख़वातीन की, ये हमारी इतनी बनती हैं, 21-22 शायद वे कौमी असम्बली में बनती हैं, बाकी भी 25 के करीब इनकी खैबर पख्तूनख्वा में बनती हैं, वगैरह वगैरह। तो फिर वो जो है ना उसके मुताबिक जो है ये उनको सीटें जो हैं ये अलाट कर दी जाएंगी। अच्छा, ये 3 दिन के अंदर अंदर होना होता है। उस वक्त भी मैंने इस पर भी ला किया था, तमाम कानूनी पोजीशन जो है वो आपके सामने रखी थी कि आर्टिकल 51 के तहत कितने दिन के अंदर अंदर जो आज़ाद उम्मीदवार हैं वो किसी सियासी जमात में शामिल हो सकते हैं। और फिर ये भी मैंने अर्ज़ किया था कि जनाब जो एक दफ़ा अगर आपने सर्टिफिकेट दे दिया कि हम सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में जा रहे हैं, तो फिर दोबारा आप PTI में कैसे जा सकते हैं, पार्टी कैसे तब्दील कर सकते हैं। और फिर ये भी मैंने अर्ज़ किया था जनाब कि इलेक्शन कमीशन जो है वो उसको सर्टिफिकेट कौन सी तंजीम जो है, इनके तो तंजीमी ढांचा ही नहीं है, इनके तो इलेक्शन ही नहीं इलेक्शन कमीशन ने माने हुए PTI के, तो इनका तो कोई चेयरमैन भी नहीं है, कोई सेक्रेटरी नहीं है, कोई भी नहीं है उनके कागजों में। तो वो अब गए थे, आपको पता है सुप्रीम कोर्ट में गए थे, तो क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि अगर हर्डल शर्डल आए तो जनाब जो इलेक्शन कमीशन भी हमारे पास आ सकता है 8 जजों के पास, और फिर ये भी हो सकता है जनाब जो अगर PTI को कोई तकलीफ हो तो वो भी आ जाए, तो हम सीधा सीधा कर उन्होंने कहा जनाब सानू मुसीबत ये आ रही है कि असं सर्टिफिकेट कितों लेना, ये टिकट ਜਿਹੜੇ जारी करने होंगे आ, ये तो टिकटों का मरहला तुसीं दोबारा नवें सिरे शुरू कर देता। इससे पहले मुस्लिम लीग नून वाले नज़रसानी की दरख्वास्त लेके गए, पीपल्स पार्टी वाले दरख्वास्त लेके गए, तो उस पर जो सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के तहत जो जजेस कमेटी है जिसने ये केस लगाने होते हैं, तो उसका इजलास हुआ चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा की सरबराही में। तो उसमें सैयद मंसूर अली शाह साहब और जो जस्टिस मुनीब अख्तर साहब हैं उन्होंने एतराज़ किया कि नहीं जनाब नहीं वो जो है ना आइनी हक जो है नज़रसानी का उसको छोड़ें आप, जो रूल्स हैं ना सुप्रीम कोर्ट के वो छुट्टियाँ हो गई हुई, अब छुट्टियों में जनाब हम नहीं बैठ सकते, वो बेंच दस्तियाब नहीं है, तो छुट्टियों के बाद देखेंगे। तो सितंबर पे वो मामला चला गया, और सितंबर पे ही वो जो इलेक्शन कमीशन की दरख्वास्त है, ज़ाहिर है वो भी जज दस्तियाब नहीं है तो वो भी नहीं लगेगी, तो नज़रसानी के साथ ही उसकी भी समाअत होगी ना। वो चलो 8 जज जो है वो कहते हैं हमारे चैम्बर में लेके आए, उसको हम देखेंगे। अब जो है इस पे कल के विलाग में मैंने कहा था कि जनाब जो है ना कौमी असम्बली का इजलास ये मुस्तकबिल की जो तस्वीर है ना सियासी मंजरनामा उसको वाजे करेगा। अब एक प्राइवेट बिल जो है ना इलेक्शन एक्ट में तरमीम का वो कौमी असम्बली में पेश किया गया है, और वो पेश किया है जनाब बिलाल अज़हर कैनी साहब ने जो MN है, और ज़ेब जाफ़र साहबा उन्होंने वो बिल पेश किया है, और ये एक तरह से वजाहती बिल है।
उसमें वजाहत की गई है। और ये जो है इसमें जो तरामीम है वो मैं आपके सामने रखता हूँ। लेकिन अब जो है ना इसकी जो हैसियत है, क्योंकि इसको अहमियत के पेश नज़र इसको कायमा कमेटी के सुपुर्द कर दिया गया है। कायमा कमेटी के सुपुर्द करने का मतलब ये है कि इस पर कायमा कमेटी में बहस होगी और वो अपनी तजावीज़ के साथ जो बिल है ये कौमी असम्बली में मंजूरी के लिए पेश किया जाएगा। यानी दूसरे लफ्ज़ों में आप इसको सरकारी बिल ही समझें। अब जो इसकी पोजीशन है और उसमें जो वही कि जो आर्टिकल 51 है जो कौमी असम्बली में मखसूस नशिस्तों से मुतल्लक और नशिस्तों से मुतल्लक है, और 106 जो सवाई असम्बलियों से मुतल्लक है, तो वो कहते हैं कि उसमें तो ये लिखा हुआ है, उसमें जो वजह बयान की गई है कि जो बिल क्यों पेश किया गया, उसमें वो कहते हैं उसमें तो लिखा हुआ 3 दिन के अंदर अंदर जो है ना किसी भी सियासी जमात में शामिल होना होता है, ये लिखा हुआ है। और जो इख्तियार पहले ही बंदा इस्तेमाल कर चुका है अपना, ये इख्तियार कि 3 दिन के अंदर अंदर वो किसी न किसी जमात में शामिल हो गए हुए हैं, तो फिर वो किसी और जमात में कैसे शामिल हो सकते हैं। ये इसकी वजाहत के लिए ये वो कहते हैं ये बिल जो है ये तैयार करके हम ये असम्बली में पेश कर रहे हैं। और दूसरा वो उसमें जो तरमीम की गई हैं उससे जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला वो गैर मौसर हो जाएगा, उसमें अमल नहीं होगा। वजह क्या है, उसमें ये लिखा हुआ है कि जनाब बाकी जो मुरवजा कवानीन है उनसे कतई नज़र, यानी उनको भी नहीं देखना हमने इस मामले में। और दूसरा सुप्रीम कोर्ट का कोई हुक्म हो, हाई कोर्ट्स के कोई हुक्म हो, या किसी भी अदालत की कोई डिग्री या हुक्म हो, उसका इस पर असर ही नहीं होगा। ये वाला जो मामला है जो ये तरामीम लेके आए हैं, वो कह रहे हैं कि जनाब अगर मुकर्ररा मुद्दत के अंदर अंदर कोई मखसूस नशिस्तों की कोई जमात जो है वो फहरिस्त जमा नहीं करवाती, जैसा कि PTI और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल दोनों ने वो फहरिस्त जमा करवाई थी, तो फिर वो जो है वो टाइम गुजर जाए ना, जब जैसा कि गुजर चुका हुआ है, वो तो सुप्रीम कोर्ट ने शुरू से शुरू कर दिया हो ना मामला, वो कागजात नामजदगी से शुरू कर दिए उन्होंने, तो उसमें रले पे ले गए हुए हैं। तो वो कहते हैं ना कोई सुप्रीम कोर्ट का हुक्म हो हाई कोर्ट का, मखसूस नशिस्तां दा फहरिस्त जमा करवाने का टाइम अगर गुजर गया ना, तो वो जमात जो है जो बाद में जमा करवाती फिर रही है, तो वो मखसूस नशिस्तों के लिए नाहल होगी, उसको मखसूस नशिस्तें नहीं मिल सकती। और फिर दूसरा उन्होंने फिर ये बात की है कि सुप्रीम कोर्ट का हुक्म हो या किसी अदालत का हुक्म हो या हाई कोर्ट का हुक्म हो, उनके फैसले के बावजूद अगर RO के सामने कोई बंदा ये सर्टिफिकेट जमा नहीं करवा सका, सर्टिफिकेट नहीं दी है कि जमात कि जनाब साडा बंदा, और बयान अल्फी जमा नहीं करवा सका कि मैं फलां जमात का बंदा हूं, ये तो सर्टिफिकेट नहीं दे सके। ये जो 80 लोगों की फहरिस्त दी है ये तो सर्टिफिकेट दे ही नहीं सके। उन्होंने कहा है कि जनाब अगर किसी ने सर्टिफिकेट ना दिया हो ना तो वो आज़ाद ही तस्वर होगा। जैसे कि PTI के बंदे कह रहे हैं जी PTI के सुप्रीम कोर्ट में होते हैं, वो कह नहीं जब PTI बेशक सुप्रीम कोर्ट का हुक्म है, ये इसमें लिखा हुआ बिल में। और फिर आगे वो जा कहते हैं बाद में अगर कोई गोशवारों में ये ज़ाहिर करता है कि जनाब मैं फलानी जमात का बंदा है, वो कहते हैं कि उस जमात का बंदा तस्वर नहीं होगा, वो आज़ाद ही तस्वर होगा। और फिर दूसरा वो कहते हैं कि अगर एक आज़ाद उम्मीदवार जो है वो किसी दूसरी जमात में शामिल हो जाता है, जैसे ये जो लोग हैं आज़ाद उम्मीदवार जो आज़ाद जो अरकान थे ये शामिल हो गए किसमें, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में, तो फिर जो ना वो नाकाबिल तंसीख होगा, वो एक दफ़ा शामिल हो गए तो उसको मनसूख नहीं किया जा सकता चाहे अदालती हुक्म हो। ये बात बार बार लिखा हुआ है। और बहुत सारे लोग ये कहते हैं जनाब ये देखें ये अदालती हुक्म के बाद ये कानून कैसे आ सकते हैं उसको गैर मौसर बनाने के लिए। बहुत सारे अदालती फैसले हैं, बहुत सारे अदालती फैसले हैं जिसमें मुख्तलिफ कवानीन को जायज़ करार दिया गया था, लेकिन जो है वो जो पार्लियामेंट है उसने उड़ा दिया। अब जो आइन के आर्टिकल 58(2)(b) का मामला है ये सुप्रीम कोर्ट में गया था। इस आर्टिकल के तहत सदर को ये इख्तियार था कि वो असम्बली तहलील कर सकता है, हुकूमत तहलील कर सकता है, तो वो उसको जायज़ करार दिया था। उसने कहा बिल्कुल ठीक है ये आइन का आर्टिकल, ये तो मार्शल लॉ के खिलाफ सेफ्टी वाल्व है ये जो, लेकिन 58(2)(b) जो है वो तरमीम करके उन्होंने ख़त्म कर दिया, इसको ख़त्म कर दिया था। और फिर कुछ लोग कहते हैं मौसर में माजी नहीं हो सकता ये मामला जो है, तो बहुत सारे कवानीन ऐसे हैं जो मौसर में माजी हैं, ऐसी जजमेंट्स भी मौजूद हैं कि आइन के आर्टिकल 12 के तहत कोई कानून जो है उसको माजी से इतलाक नहीं हो सकता। लेकिन वो कौन से कवानीन है, फौजदारी कवानीन, जुर्म वाला मामला जो है उसकी बात की गई है उसमें। और ये वैसे भी वजाहती बिल है, ये तो वजाहत की गई है कि ना पहले से चीज़ें मौजूद है
हम उसकी वजाहत करना चाहते हैं। ये वजाहत है एक तरह की जो पहले से मौजूद है। और दूसरा जो हमारा नैब वाला कानून है, नैब ऑर्डिनेंस, ये आया था मुशर्रफ के दौर में 1999 में, लेकिन इसका इतलाक होता है 1985 से, माजी से इतलाक होता है। फौजदारी कानून है, सजाओं वाला कानून है। वो जो 12 है ना आर्टिकल, वो ये कहता है कि कोई अगर कानून ऐसा बनता है कि फर्ज करें कि आज जो है ये 31 जुलाई को ये एक कानून आता है कि जनाब आज से फलां इकदाम जो है जुर्म तस्वर किया जाएगा, तो जो 30 जुलाई को वही इकदाम अगर मैंने किया है तो मुझ पर उसका इतलाक नहीं होगा। ये तो मैंने अर्ज किया ना, ये तो वो इशू ही नहीं है, ये तो वजाहत है। और इसका इतलाक जो है ये वैसे भी अभी वो फाइनल नहीं हुआ, सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है वो तो अभी नज़रसानी जो है वो मैंने अर्ज किया कि वो आईनी हक है नज़रसानी दायर करना। जब तक वो नज़रसानी का फैसला नहीं होता, तफसीली फैसला नहीं होता, ये जो है ये हुक्म जो है ये फाइनल नहीं है सुप्रीम कोर्ट का। और उससे पहले अगर ये बिल पास हो जाता है और फिर कानून बन जाता है तो फिर इससे एक तो फ़ायदे हो जाएंगे। नहीं, एक तो इलेक्शन कमीशन जो है उसको ये थोड़ी सी सहूलत हो जाएगी ये इस कानून के ज़रिए कि जनाब वो हम कैसे नोटिफिकेशन करें, अब कानून आ गया है। और फिर जो ये पीटीआई के कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ और फलाना मुसन्नी इत्तेहाद कौंसल वाली जो पुरानी पोजीशन है वो बहाल हो जाएगी। स्पीकर जो है उसके हाथ में बहुत सारी चीज़ें आ जाएंगी। और फिर वो तो मैंने अर्ज़कारी दिया हुआ कि जनाब वो मखसूस नशिस्तों का तो नोटिफिकेशन अभी मुमकिन ही नहीं है, क्योंकि वो कह रहे हैं जनाब इलेक्शन कमीशन वाले की रुकावटें हैं, जनाब कुछ कानूनी और आईनी उसकी पहले वजाहत कर दें और वो सितंबर से पहले सुप्रीम कोर्ट बैठनी नहीं। ये मामला लटक गया हुआ है। और पहले भी मैंने ये कहा था कि जनाब कहीं फैसला हो गया हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पे अमल दरामद नहीं करना। और पार्लियामेंट के पास जो इख्तियार है, जहाँ होता है ना तहरीरी आइन, तो उसके बारे में ये कहा जाता है कि जनाब जो उसमें आइन जो है वो बालातर होता है, लेकिन आइन में तरमीम का इख्तियार तो पार्लियामेंट के पास ही होता है ना। पार्लियामेंट जो असल जो मदरा पार्लियामेंट्स है, बरतानिया की पार्लियामेंट, उसके बारे में तो ये कहा जाता है कि वो इतनी ताकतवर है, इतनी बाख्तियार है कि वो मर्द को औरत और औरत को मर्द करार दे सकती है। तो भाई मेरे अगर पार्लियामेंट डट जाती है, हुकूमत डट जाती है, सियासी जमातें डट जाती हैं चंद एक को छोड़ के, तो फिर जो बालादस्ती है ना वो उसी की होगी, पार्लियामेंट ही की होगी। अब दीजिए मुझे इजाज़त, इंशाअल्लाह दोबारा मुलाकात होगी नए व्लॉग के साथ। अल्लाह ताला आप पर, मुझ पर, हम सब पर मेहरबान रहे। अल्लाह हाफ़िज़।